Good morning, class 9. So, today we are going to read chapter number 4. Okay, and as we have been discussed in our previous video about the climate of India, but in today's video, firstly, we are going to read about some important facts, or we can say important terms or terminology of this chapter. Okay, so the first one is that here climate, as I explained to you, that climate is an average condition of last 30 years weather phenomena of a particular रीजन और एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर पिछले 30 सालों में क्या मौसमी दशाएं रही हैं या वेदर कंडीशन रही है, उसको जो एवरेज निकाला जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। वो उस एरिया का क्लाइमेट होता है। व्हाट इज़ रिटन एट हियर, नाउ रीड। क्लाइमेट, द वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो वो लॉन्ग पीरियड कितना है, 30 ईयर्स। नाउ वेदर, वेदर तो अब यू नो, ओके, और टू और डे टू डे ये चेंज होता है, किसी प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो जाता है। द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, किसकी स्टेट होती है ये, एटमॉस्फेयर की, यानी वायुमंडल की वो दशाएं जो जगह से जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर और थोड़े थोड़े समय यानी घंटे से घंटे दिन से दिन में बदल जाती है। ऐसी फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। जैसे हीट, कहीं गर्मी हो रही है कहीं नहीं हो रही है। अभी 1 घंटे पहले क्लाउडीनेस यानी बादल थे, 1 घंटे बाद बादल हट गए। ड्राईनेस है 5-6 दिन, फिर 5-6 दिन सनशाइन रहा, ठीक है। 8-10 दिन तेज़ हवाएं चल गई, फिर नहीं चली। इस तरह से कभी बीच में रेन हो गई 3-4 दिन, फिर नहीं हुई, ठीक है। ऐसे इस तरह की यानी और टू और या डे टू डे जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सब जो है क्या कहलाती हैं, वेदर कहलाती है। द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एट्सेट्रा। नाउ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण, वर्षण जो है कई तरह से हो सकता है। यह रेन के फॉर्म में हो सकता है, स्नोफॉल के फॉर्म में हो सकता है, हेल स्टॉर्म के फॉर्म में हो सकता है। हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो सकती है, स्नोफॉल यानी बर्फ़ का गिरना, या लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है तो अगर मान लो प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो हम उसे रेन बोलते हैं, जैसा अभी हो रहा है इन आर एरिया। द एक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन से यानी घोल से किसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट होना यानी उसका बरसना या उसका बाहर निकलना, ओके। फॉलिंग प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू जो ये सॉल्यूशन फॉलिंग यानी गिरता है ज़मीन पर या इन द एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर, ठीक है। एज रेन, या तो बारिश के रूप में, या स्नो बर्फ़ के रूप में, या हेल यानी ओले के रूप में, ठीक है। इट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन है वर्षण, ओके। नाउ मॉनसून, व्हाट इज दिस, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ विंड, ये बारिश हवा का एक रूप हम बोल सकते हैं। मानसून इज़ अ पीरियोडिक विंड स्पेशली इन द इंडियन ओशियन। ये पीरियोडिक विंड होती है यानी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ये ब्लो नहीं करती है, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड में ब्लो करती है, यानी बहती है या चलती है, ये हवा चलती है, इसलिए इसको पीरियोडिक विंड कहा गया है। और कहाँ पर लोकेशन क्या दिया है, इन द इंडियन ओशियन एंड सदर्न एशिया, यानी हिंद महासागर और दक्षिणी एशिया में, एशिया के दक्षिणी भागों में, या सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ पर ये मॉनसून विंड जो है ब्लो करती है। कॉमनली मार्क बाय हेवी रेन्स, और इसका फीचर क्या है, हर विंड का अपना अपना फीचर होता है। जैसे लू का होता है ना कि वो हमें हॉटनेस फील होता है, ऐसे ही मॉनसून विंड्स में जो है रेन होती है यानी बारिश होती है। तो ये इसका कॉमन फीचर है, किसका, मॉनसून विंड का, जो कि एक पीरियोडिक विंड है और कहाँ पर ब्लो करती है, इंडियन ओशियन और सदर्न एशिया में या साउथर्न एशिया में। नाउ एल्टीट्यूड, यू ऑल नो अबाउट इट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ जियोग्राफी। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, यानी समुद्र की सतह से या जमीन यानी भूमि की सतह से, ग्राउंड जहाँ पर हम बैठे हैं या खड़े रहते हैं, ठीक है, यहाँ से
किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की, कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, ठीक है, इसके ये जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट और ये ग्राउंड लेवल या सी लेवल की, इसको क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड। क्या कहा जाएगा, एल्टीट्यूड। ये उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ओके, नाउ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा, क्लास 6 में आपने रीड किया होगा। लेटीट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। किसी जगह की जो कि पृथ्वी पर है, इक्वेटर से नॉर्थ में है या साउथ में है, यानी उत्तर में है या दक्षिण में है। कहाँ से, इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से। ये सब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये अर्थ के बीचों बीच में खींचा गया है, ठीक है। ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स यानी 2 बराबर अर्ध भागों में बांट देता है। जो अपर पार्ट होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट किया है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से या तो उत्तर में या दक्षिण में किसी जगह की एंगुलर डिस्टेंस जो होती है, और द इक्वेटर ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एंड मिनट्स, जिसको हम डिग्री या मिनट में बताते हैं उस डिस्टेंस को। हम तो जनरली उसको डिग्रीज में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस होती है किसी प्लेस की इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। ओके, नाउ ओशियन करंट्स, व्हाट इज दिस? Ocean current is any more or less permanent or continuous directed movement of ocean water that flows in one of the Earth's ocean। यानी ओशियन करंट जो होता है, देखिए हमें पता है कि ओशियन वाटर जो है मूव करता है कंटिन्यूसली, वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ये जो ओशियन करंट जो होते हैं इन इंग्लिश इज एनी मोर और लेस परमानेंट और कंटिन्यूस, ठीक है, यानी हमेशा के लिए तो फिक्स हो नहीं सकता, बेहतर रहता है। तो ये जो बहाव है समुद्र के पानी का, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी किसी पर्टिकुलर दिशा में होता है। ये ऐसा नहीं कि आज इधर घूम रहा है तो कल उधर टर्न हो गया, परसों उधर टर्न हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, हम ऐसा समझ सकते हैं अर्थ पर। तो एक डायरेक्ट यानी पर्टिकुलर दिशा में ही समुद्र का पानी मूव करता है। ओके, दैट फ्लोज इन वन ऑफ द अर्थ ओशियन, ठीक है। तो इस तरह के जो ओशियन करंट्स होते हैं आर नोन, माने इस तरह का जो मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का, दैट इज नोन एज ओशियन करंट। नाउ रिलीफ, रिलीफ क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स आर दोज फीचर्स विच आर रिलेटेड टू लैंडस्केप ऑफ दोज एरियाज। रिलीफ जो होते हैं वो हमने चैप्टर 1 में रीड किया है, चैप्टर 2 में इंडिया फिजिकल में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? Here is written, relief features are those features which are related to landscape of those areas, mountains, altitude, valleys, types of heights of mountains। यानी कोई स्थलाकृति, कोई टोपोग्राफी किसी प्लेस की, वो माउंटेन एरिया है, वैली है ना, या तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीफ फीचर बोलते हैं। आई मीन टू से, जैसे आपने एल्टीट्यूड पढ़ा ना, एल्टीट्यूड तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी हो सकता है ना, ऐसे ही रिलीफ फीचर होता है ना। अगर ज़मीन जो होती है, भूमि जो है, लैंड फॉर्म जो है, अगर उनकी भी हाइट होती है डिफरेंट, तो वो डिफरेंट हाइट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? जियोग्राफी में रिलीफ वर्ड यूज़ करते हैं। तो रिलीफ फीचर का मीनिंग हो गया यहाँ पर हाइट ऑफ माउंटेन्स, है ना, एल्टीट्यूड, वैलीज एंड सो ऑन। नाउ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस? सो हियर यू मे सी अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग ऑफ ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन एंड ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी एक ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ इन हिंदी इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये एक तरह का ट्रॉपिकल रीजन में आने वाला एक ऐसा तूफान होता है या हवाएं बोल दीजिए, ओके, ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन, जो कि भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन
रीजन में जो है ये मेडिटेरियन सी है, ये समुद्र का नाम है। तो मेडिटेरियन रीजन में ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यहाँ पर नाम पड़ रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक ऐसा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होता है। और क्या करता है ये? ओरिजिनेट होता है यानी उत्पन्न होता है, शुरू होता है। और क्या करता है? दैट ब्रिंग सडन विंटर रेन, और इससे क्या होता है? सर्दियों में बारिश होती है। टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ओके, तो ये वो रीजन है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं, ये इंडिया में जो है विंटर रेन यानी सर्दियों में बारिश लाते हैं। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? अ लोकलाइज्ड वेरी इंटेंस, लोकलाइज्ड यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही होते हैं, वेरी इंटेंस यानी बहुत तेज होते हैं ये, लो प्रेशर यानी लो प्रेशर विंड सिस्टम यहाँ पर क्रिएट होता है, वेरी इंटेंस लो प्रेशर विंड सिस्टम फॉर्मिंग ओवर ट्रॉपिकल ओशियंस एंड विद विंड्स ऑफ हरिकेन फोर्स, यानी हरिकेन ये तूफान एक तरीके का, हरिकेन हवाओं की वजह से जो है किसी ट्रॉपिकल ओशियन में यानी ट्रॉपिकल रीजन के समुद्री भागों, महासागरीय भागों में एक स्थानीय चक्रवात उत्पन्न होता है जो कि बहुत तेज होता है और लो प्रेशर का होता है। एक ऐसा विंड सिस्टम जो है वहाँ पर बन जाता है, यानी एक साइक्लोन लाइक फीचर क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल रीजन में क्रिएट होता है। ओके, लाइक हरिकेन फोर्स, हरिकेन भी एक स्टॉर्म है। ओके, अमेरिका इधर आता है। सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट तो आप समझते हैं 7 मेजर प्लेट्स ऑफ द लैंड, ओके, आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ लार्ज रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड लैंड मास फॉर्मिंग अ सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट, यानी एक बड़ा जमीन का हिस्सा लाइक कॉन्टिनेंट की तरह कोई प्लेट जिसमें कॉन्टिनेंट के सारे फीचर हो, यानी वहाँ पर माउंटेन्स भी हो, प्लेच्यू भी हो, रिवर्स, ओशियन, सीज, ओके, प्लेन्स, ये सारे मतलब वेरियस न्यूमरस काइंड्स ऑफ हम बोल सकते हैं लैंड फॉर्म्स या लैंड फीचर्स अवेलेबल होते हैं या एग्जिस्ट होते हैं। ऐसे लैंड मास को हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इंडिया जो है ऐसा ही एक लैंड मास है, इसलिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ जेट स्ट्रीम। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट खाली इंडिया ही कंट्री नहीं, और भी कंट्रीज हैं, आप पता लग कर लेना। नाउ जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? ये भी जो है हवा की धाराएं क्या होती है? आर फास्ट फ्लोइंग नेरो, फास्ट फ्लोइंग यानी तेज गति से बहने वाली, नेरो यानी सकरी पट्टी यानी चौड़ाई में कम होती है, मेंडरिंग एयर करंट्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ये कुछ ग्रहों के एटमॉस्फेयर में जो है पाई जाती हैं या चलती है, लाइक अर्थ, जैसे कि अर्थ पर बहती है। ऐसी जो है फास्ट फ्लोइंग सकरी यानी कम चौड़ाई वाली हवा की धाराएं हैं। ओके, मेंडरिंग एयर करंट्स यानी हवा की धाराएं, घूमती हुई हवा की धारा या बहती हुई हवा की धारा, जैसे समुद्र के पानी की धारा हमने पढ़ी ना, ओशियन करंट्स, ऐसे ही हवा की धाराएं होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। नाउ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? नोन बाय सेलर्स एज द डोलड्रम्स, इसको मल्लाह लोग जो होते हैं, नाविक लोग जो होते हैं, जो समुद्र में इधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नेविगेशन करते हैं, वो इनको क्या बोलते हैं? डोलड्रम्स। ओके, क्या रीड करें? व्हाट वी आर रीडिंग? वी आर रीडिंग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके, सो इट इज ITCJ, इन शॉर्ट इट इज नोन एज बाय सेलर्स एज द डोलड्रम्स, इसको सेलर्स डोलड्रम कहते हैं। इज द एरिया इनसर्कलिंग द अर्थ नियर द इक्वेटर, ये वो एरिया होता है जो अर्थ, इट इज द एरिया इनसर्कलिंग द अर्थ नियर द इक्वेटर वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, यानी ये वो जगह है भूमध्य रेखा के पास, ऐसे आप समझ लीजिए चक्रीय क्षेत्र या सर्कुलर एरियाज समझ लीजिए, जहाँ से क्या होता है कि हवाएं जो होती है, ठीक है, विंड्स जो होती हैं, ट्रेड विंड्स, कौन सी विंड्स? ट्रेड विंड्स। विंड्स के टाइप होते हैं, आपने पढ़ा है, परमानेंट विंड, पीरियोडिक विंड,
ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ऐसे। तो जो ट्रेड विंड्स होती है ये जो है नॉर्थ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में जो है ये पलट जाती है, कहाँ से? इक्वेटर से, ठीक है। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। यहाँ से ये अपनी डायरेक्शन इक्वेटोरियल रीजन में ये हवाएं अपना जोन जो है बदल लेती है, इसलिए इस जोन को क्या बोला गया है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगेन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नोन बाय सेलर्स एज द डोल्ड्रम्स is the area encircling the earth near the equator where the northeast and southeast trade winds converge. Now southern oscillation क्या होता है? The cyclic variation of atmospheric pressure at sea level, यानी एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में का जो उसका जो दबाव होता है, प्रेशर जो होता है, वो समुद्र के सतह पर जो है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं अलग अलग जगह पर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथर्न पैसिफिक ओशियन, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में। द साइक्लिक वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव में जो चक्रीय विभिन्नताएं हैं, साइक्लिक डिफरेंसेस हैं एट सी लेवल, समुद्री सतह पर, कहाँ पर? द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द साउथर्न पैसिफिक ओशियन, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो वायुमंडलीय दबाव होता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें जो वेरिएशंस आते हैं समुद्री सतह पर, समुद्र के पानी की ऊपरी सतह पर। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है? ऑफ द पीरियोडिक कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर नोन एज एल नीनो। इससे क्या होता है? जो सरफेस वाटर होता है यानी समुद्र की सतह का वो वाला पानी जो हमें ऊपर से दिख रहा है वो सरफेस वाटर है। वो सरफेस वाटर क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है और ठंडा हो जाता है। कहीं पर ठंडा होता है, कहीं पर गर्म होता है। ये यानी पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन होने की वजह से, यानी उसमें विभिन्नताएं आने की वजह से समुद्र की सतह पर जो पानी होता है वो कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अल नीनो, अल नीनो। ओके, नाउ या सदर्न ओसिलेशन। नाउ मैंगो शॉवर्स क्या होती है? शॉवर से आप समझ गए बारिश, तो मैंगो शॉवर्स क्या होती है? इंडिया में होती है मैंगो शॉवर्स और मैंगो रेन्स, यानी आम्रवृष्टि इन हिंदी। मैंगो शॉवर्स और मैंगो रेन्स इज अ कोलिकल टर्म टू डिस्क्राइब द ऑक्यूरेंस ऑफ प्री मानसून रेनफॉल। ये एक ऐसा टर्म है जो ये डिफाइन करता है कि जो है प्री मानसून रेनफॉल जो होता है उसको हम मैंगो, मैंने जैसे हमारे लोकल में हम बोल देते हैं माउठा है, ठीक है, ऐसे ही इसको जो है जियोग्राफी में जो है उसको क्या बोला जाता है? मैंगो शॉवर्स, यानी प्री मानसून जिसको हम बोल सकते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ प्री मानसून, यानी बारिश के पहले जो पूर्व वर्षा होती है, वर्षा से पहले, उसको जो हम क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर्स। नाउ रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, क्या बोलते हैं इसको? लौटता हुआ मानसून, ठीक है। जैसे अभी बारिश आ रही है यानी मानसून जो है अभी चल रहा है इंडिया के अंदर, अब ये जो है लौटने लगेगा यानी वापस जो है रिटर्न होगा। कैसे क्या होगा? रीड हियर, रिट्रीटिंग मानसून, इन हिंदी लौटता हुआ मानसून। दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। ओके, देखिए साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या करता है? पूरे इंडिया में बारिश करवाता है। इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में जो है वर्षा इसी के कारण होती है। रिट्रीटिंग मानसून, सॉरी, साउथ ईस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून विंड जो होती है, हवाएं जो होती हैं, साउथ ईस्ट मानसून विंड्स, ये इंडिया में रेनफॉल करवाती है। ऑलमोस्ट जितना भी रेनफॉल होता है उसका ज़्यादातर पार्ट साउथ ईस्ट मानसून से होता है, यानी बारिश की शुरुआत ये हवाएं करती है इंडिया में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है या रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, लौटता हुआ मानसून, ये भी इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में हेवी रेनफॉल का कारण बनता है। ओके, यानी जब मानसून लौटता है तो उसकी डायरेक्शन बदलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको कहा जाता है। वाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन द ड्राई कोल्ड विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड पोर्ट्स इट ओवर पेनिनसुलर इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। क्या बोल रहे हैं कि जब मानसून विंड्स ट्रेवलिंग करती है यानी बहती है या चलती है या आगे बढ़ती है, किस तरफ? टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर की तरफ।
द ड्राई कोल्ड विंड पिक अप सम मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो सूखी यानी शुष्क ठंडी हवाएं, शुष्क और शीत हवाएं जो होती है वो कुछ मॉइस्चर जो है बंगाल की खाड़ी से ले लेती है एंड पोर्स इट ओवर, और बारिश करती है पूरे पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण भारत समझ लीजिए आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन और कुछ उनसे जुड़े हुए इलाके और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में बारिश होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून। अब बंगाल की खाड़ी से वो मॉइस्चर ले लेती, इसका क्या मीनिंग हो गया कि भाई ओशियन एरिया है, ठीक है, या सी एरिया है, तो वहाँ पर एवोपरेशन तो होता है ना, तो वो एवोपरेशन वाटर एवोपरेट होकर कहाँ हो जाएगा, कहाँ जाएगा, पानी के अंदर हवा के अंदर चला जाएगा, और हवा में जो है फिर वो प्रोसेस वापस से होगी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल की, और अगेन जो है रेनफॉल होता है वहाँ पर, ऐसा आप समझ सकते हैं। नाउ फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट। फर्स्ट इज मैंने इसको हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझ रहे हैं। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, वो फैक्टर जो इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेटीट्यूड, कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम, यानी गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर तो मिजोरम तक ज़्यादा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, त्रिपुरा इधर से के, उड़ीसा नहीं। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई। द हिमालयाज प्रिवेलेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, यानी हम फैक्टर पढ़ रहे हैं कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो यहाँ की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो इसका लेटीट्यूड ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया, ठीक है, हम बोल सकते हैं आधा ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। फिर तो जनरली ये ट्रॉपिकल रीजन में ही काउंट किया जाएगा इंडिया, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से जा रहा है। दूसरा एल्टीट्यूड यहाँ का बहुत हाई है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हिमालय माउंटेन है जो कि सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को रोक देता है। दूसरा हमने पढ़ा, थर्ड फैक्टर जो है वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कि यहाँ पर इंडिया के आसपास जो है कुछ विंड सिस्टम क्रिएट होते हैं, जैसे मानसून विंड हमने पढ़ा, जेट स्ट्रीम है ऐसे। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर डिक्टेटेड बाय मेनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नेमली प्रेशर एंड सरफेस विंड। माने भारत की जो वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेट है जो है, ये कई तरह की वेदर कंडीशन से अफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे सरफेस विंड यानी सतही हवाएं, अपर एयर, सरफेस विंड्स में आप लू को ले लीजिए, अपर एयर, जेट स्ट्रीम हो गई, सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस यानी जो साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये कुछ विंड सिस्टम, ये साइक्लोन विंड सिस्टम में आ जाएंगे, इनसे जो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम ये भी एक फैक्टर है जिससे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। फिर कोरियोलिस फोर्स, ये क्या होता है, अ फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इज द कोरियोलिस फोर्स, यानी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, हमको पता है 24 आवर्स में वन टाइम जो है वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट यानी झुकते हुए जो है वो घूमती है, आगे बढ़ती है, ठीक है, यानी एक राउंड काट लेती है। तो इसको हम क्या, अपनी ही एक्सिस पर अपना ही एक राउंड काटती, वन डे कंप्लीट कर लेती, 24 आवर्स कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ, इसको फेरल का लॉ या फेरल का नियम भी कहते हैं इन हिंदी। नाउ जेट स्ट्रीम्स, ये क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ये अधिक ऊंचाई पर लगभग 12,000 मीटर्स, एबोव 12,000 मीटर यानी 12,000 मीटर से ऊंची, यानी 12 किलोमीटर से ऊंची ग्राउंड से बहने वाली ऐसी हवाएं हैं, वेस्टर्नली विंड्स यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाएं होती हैं। इन द ट्रोपोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फियर ये लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जो सबसे ग्राउंड की जो लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर जो ग्राउंड को, जो मैंने आप बोल सकते लिथोस्फीयर को टच करती है। ट्रोपोस्फियर में 12,000 मीटर 12 किलोमीटर के लगभग जो है, शायद ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर आप देख लेना, ट्रोपोस्फियर लेयर जो है वो सबसे पहले आती है आई थिंक, यस। ट्रोपोस्फियर जो मैंने वो लेयर है एयर की जो ग्राउंड से बिल्कुल टच होती है, मतलब 4 लेयर्स होती है, 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की, जो सबसे निचली या लोएस्ट लेयर होती है जो हमारे कॉन्टेक्ट में, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। तो जेट स्ट्रीम जो होती है एक नैरो बेल्ट यानी सकरी पट्टी में चलने वाली बहुत अधिक ऊंचाई पर, यानी 12 किलोमीटर आप बोल दीजिए, 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ऐसी हवाएं होती है, पश्चिमी हवाएं होती हैं,
ट्रोपोस्फियर के अंदर जो चलती है। एटमॉस्फेयर के कौन से रीजन में चलती है? ट्रोपोस्फियर में चलती है। ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यानी जो इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं, जैसे कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी वेदर फिनोमिना होती है, यानी मौसमी घटनाएं होती हैं ऑफ द विंटर मंथ, यानी सर्दी के महीने में ये होती है। ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, मेडिटेरियन रीजन से जो वेस्टर्नी फ्लो यानी इंडिया के पश्चिमी भागों की तरफ से बहती हुई इंडिया पर आती है, इससे जो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, और जो है हमारी कंट्री के जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के एरिया के क्लाइमेट बोल दीजिए या इकोनॉमी को जो है ये अफेक्ट करते हैं। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट करते हैं, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहलाते हैं। तो ये वो फैक्टर थे स्टूडेंट जो हमने पढ़े हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट, नाउ द इंडियन मानसून ये कैसे ओरिजिनेट होता है थोड़ा तो हम समझ गए। अगेन रीड, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। मैंने आपको बता दिया इंडिया में जितने भी ऑलमोस्ट रेनफॉल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मानसून विंड्स, यानी साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोला जाता है, ठीक है। मानसून विंड्स को ही क्या बोलते हैं इंडिया में? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और फिर यही मानसून विंड जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो बन ईस्ट साउथ ईस्ट मानसून बन जाता है, ठीक है, जब ये लौटता हुआ मानसून होता है। अब देखिए द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होते हैं? इज अ ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या भूमध्य क्षेत्रों में, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है? वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, यहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती हैं यानी ट्रेड हवाएं, ट्रेड विंड्स होती हैं, वो जो है अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेती है। ये ऐसा सर्कुलर रीजन होता है, कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन में ये अपनी दिशाएं बदल लेती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नाउ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक हैविंग लोअर प्रेशर। अब रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन क्या होता है? यानी दबाव जो एयर प्रेशर जो होता है उसमें चेंज आना, उसका इंक्रीज या डिक्रीज होना, इसको बोलते हैं रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक हैविंग लोअर प्रेशर देन ईस्टर्न इंडियन ओशियन इज अ पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन नोन एज द साउथर्न ओसिलेशन। दक्षिणी मैंने ओसिलेशन, साउथर्न ओसिलेशन को ये बोल रहे हैं कि क्या होता है कि इंडियन ओशियन के पूर्वी भागों में और पैसिफिक ओशियन के पूर्वी भागों में जो चेंज आता है, जो प्रेशर जो चेंज बिल्ट अप होता है जिसकी वजह से चेंज होता है, रिवर्सल होता है। यानी जब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हैविंग लोअर प्रेशर देन ईस्टर्न इंडियन ओशियन इज अ पीरियोडिक चेंज, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में लो प्रेशर एरिया बिल्ट होता है कहाँ पर? ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, मैंने पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में। इससे जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया बिल्ट हो जाता है, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में। इसको जो है हम क्या बोलते हैं? सदर्न ऑक्सीलेशन, ओके, यानी प्रेशर कम ज़्यादा होता है। अब आपको ये थ्योरी समझ में आना चाहिए कि प्रेशर कम ज़्यादा क्या होता है कि देखिए हवा एयर जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, लो प्रेशर एयर, लो प्रेशर विंड्स एंड हाई प्रेशर विंड्स, ठीक है। लो प्रेशर विंड वो होगी जो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसमें हॉटनेस ज़्यादा होगी, जिसकी हीट ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा हीट रिसीव करेगी, ठीक है। हाई प्रेशर विंड वो होती है जो कोल्ड विंड्स जो होती है उनको हाई प्रेशर विंड बोलते हैं, क्योंकि उनको जो है हीट कम मिलने की वजह से जो वो हल्की नहीं होती, भारी बनी रहती है, ठीक है, ऐसा उनकी डेंसिटी हाई रहती है, तो इसको उनको हम जो है हाई प्रेशर विंड। तो कोल्ड विंड्स जो होती है वो हाई प्रेशर विंड होती है, और हॉट एयर जो होती है वो या हॉट विंड जो होती है वो लो प्रेशर विंड्स होती है। अब होता क्या है कि हमेशा ऑलवेज लो प्रेशर विंड यानी हॉट विंड्स जो होती है वो हमेशा जहाँ आगे अपना प्लेस छोड़ती जाती है तो पीछे से कौन आता जाता है?
पीछे से हाई प्रेशर विंड यानी कोल्ड विंड्स उस जगह को घेरती जाती है, ऑक्यूपाई करती जाती है, यानी गर्म हवा को ठंडी हवा आगे धकेलती जाती है। ये थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी बताती है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया में विंड कैसे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो है हवा कैसे चलती है। तो ये साइक्लिक, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, ऐसे ये विंड साइकिल समझ लीजिए, ये चलता रहता है। और इसी की वजह से जो है अर्थ के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोल दीजिए या क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ लू चलने लग जाती है, ऑलमोस्ट इंडिया के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर लू चलती है। अभी जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड चल रही है, अभी 1 महीने बाद साउथ ईस्ट मानसून चलने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 तरह के मानसून विंड्स इंडिया में बहती है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट जो है वो लौटता हुआ मानसून है, और जो है साउथ वेस्ट जो है वो अभी जो मेन जो हमारा मानसून जो होता है अभी मानसून विंड्स, इनको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। नाउ अल नीनो क्या होता है? अल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट्स, ये गर्म जलधाराएं होती है, समुद्र के पानी की गर्म जलधाराएं। अब यहाँ पर आप समझिए कि समुद्र का पानी जो होता है ओशियन वाटर, वो 2 टाइप्स के नेचर में होता है, या तो कोल्ड होगा या गर्म होगा। यानी कहीं पर तो ओशियन वाटर गर्म होता है और कहीं पर ओशियन वाटर ठंडा होता है। तो ये जो है, अब जो हॉट वाटर जिसको हम बोल सकते हैं वार्म ओशन, वार्म यानी गर्म, वार्म ओशन करंट जो होती है उनको अल नीनो बोला जाता है। ये कहाँ बहती है? दीज फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years। हर 2 से 5 साल में ये बहती रहती है। कहाँ पर बहती है? पेरुवियन कोस्ट में, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। नाउ द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, यानी मानसून का आना और उसका जाना, ये कैसे होता है? नाउ रीड हियर, द मानसून और pulsating winds affecting by different atmospheric conditions encountered by its way over the warm tropical areas, यानी गर्म ट्रॉपिकल एरियाज में बहने वाली हवाएं हैं, कौन है? मानसून, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह की वेदर कंडीशन से अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर मानसून अराइज एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी भारत के सबसे दक्षिणतम हिस्से में, यानी केरला हम जिसको बोल सकते हैं, वैसे तो इंदिरा पॉइंट है, पर ये बोले साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी केरला, आप समझ लीजिए, वहाँ पर सबसे पहले मानसून विंड्स हवा, यानी क्योंकि ये इंडियन ओशियन से ओरिजिनेट होती है तो वहाँ से शुरुआत होती है, तो ऑब्वियसली पहले बारिश उधर ही होना है, केरला में। जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो जाती है। द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ द मानसून, ये 2 ब्रांच है मानसून विंड्स की जो इंडिया में बहती है ना, इसकी 2 ब्रांच या 2 शाखाएं बोल दीजिए। एक बे ऑफ बंगाल यानी इंडिया के जो है आप बोल दीजिए ईस्ट पार्ट से ओरिजिनेट होती है, और एक अरेबियन सी यानी इंडिया के वेस्ट पार्ट से ओरिजिनेट होती है। ओके, मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और आगे जाके कहाँ पर जाकर मिल जाती है? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिमी भागों में जाकर मिल जाती है, दिल्ली, राजस्थान है ना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब लद्दाख, ये वाले रीजन में जाकर ये मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, या यूँ बोल दीजिए पार्ट्स ऑफ द गेंगेटिक प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन्स आप बोल सकते हैं, गंगा के मैदानों में ये जाकर दोनों हवाएं जो है, दोनों बोथ काइंड्स ऑफ मानसून विंड जो है मर्ज हो जाती है। नाउ द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी मानसून का लौटना, द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये और धीरे चलने वाली प्रोसेस है, यानी ये धीरे धीरे होता है, मानसून धीरे धीरे लौटता है, आता तो बहुत जल्दी है, 20-25 दिन, 20 लगभग 20 डेज में पूरे इंडिया को ही कवर कर लेता है 20 से 25 दिन में, पर जब लौटता है तो क्या होता है? द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये और धीमी प्रक्रिया है मानसून के आने की तुलना में, विच बिगिनस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सेप्टेम्बर, जो सेप्टेम्बर के शुरुआती दिनों में, फर्स्ट वीक समझ लीजिए, ठीक है, उसके जो है अर्ली सितंबर में जो है ये स्टार्ट हो जाती है। और भारत के कौन से हिस्सों में आता है ये वाला मानसून? विड्रॉल ऑफ मानसून कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पश्चिमी राज्यों से शुरू होता है, ठीक है, लाइक राजस्थान, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के।
तो वहाँ से ये शुरू होता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और उत्तर प्रदेश बिहार से लौटते हुए आंध्र प्रदेश और चेन्नई इधर जो है बहुत सारी बारिश कर रहा था. द विड्रॉल, इट इज़ नोन एज द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून. नाउ द रिट्रीटिंग मानसून और द ट्रांजिशन सीजन. रिट्रीटिंग मानसून यानी वही लौटता हुआ मानसून. इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन सीज द चेंज फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन. इसमें क्या होता है कि रेनी सीजन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हॉट रेनी सीजन होता है वो किस में, ड्राई विंटर कंडीशंस में बदल जाता है. यानी इंडिया में जो है क्या होने लग जाती, ठंडी पड़ने लग जाती, सर्दी की शुरुआत मानी जाती है लौटते हुए मानसून के ख़त्म होने के साथ. नाउ द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट. भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर जब लो प्रेशर कंडीशन बिल्ड होती है यानी हवा गर्म हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर कोजिंग साइक्लोनिक डिप्रेशंस. यानी द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी उत्तर पश्चिमी भारत में जो कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है, लो प्रेशर एरिया बिल्ड होता है, उसकी वजह से जो है जो ट्रांसफ़र किस तरफ बढ़ता है, आगे किस तरफ चलने लग जाता है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ता है बाय अर्ली नवंबर की शुरुआत में ही, कोजिंग साइक्लोनिक डिप्रेशन. और इससे जो है चक्रवात आते हैं. ओके, कहाँ पर, इन द ओवर द अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास वाले समुद्री भागों में. ओके, तो ये कुछ फैक्टर थे जो हमने रीड किए हैं इंडिया के क्लाइमेट के रिगार्डिंग. सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमने रीड किया कि कौन कौन से फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. सेकंड चार्ट में हम फ्लो चार्ट में हमने रीड किया कि इंडियन मानसून कैसा है. थर्ड चार्ट में हमने फ्लो चार्ट में रीड किया कि वो कैसे आता है और कैसे जाता है, ऑनसेट एंड द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल. फिर हमने रीड किया कि अब हम रीड कर रहे हैं कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं इंडिया में. क्लाइमेटिक सीजन्स की अगर बात करें तो देखिए 4 काइंड्स ऑफ सीजन्स इंडिया में होते हैं बेसिकली. पहला है द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर बोलते हैं, जिसमें मौसम ठंडा हो जाता है, द कोल्ड वेदर. दूसरा है, सेकंड है द हॉट वेदर सीजन यानी गर्म मौसमी दशा यानी समर सीजन. तीसरा है एडवांसिंग मानसून यानी रेनी सीजन. चौथा है दिस पॉइंट्स कम अंडर एडवांसिंग मानसून. ठीक है, एक और होता है स्प्रिंग सीजन भी होता है, बट आपको यहाँ पे 3 ही दिए हैं. ओके, तो पहला आप पढ़िए द सीजन. इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला द कोल्ड वेदर सीजन. इन दिस द नॉर्थ ईस्ट यानी विंटर सीजन में क्या होता है, इंडिया कैसा होता है आप सब जानते हैं. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. पूरे भारत में उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें चलने लगती है. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. उत्तर पश्चिम में ये ठंडी होती है, समझ में आया आपको, ये पूरे इंडिया में चलने लगती है क्योंकि माउंटेन एरिया से आ रही है. नॉर्थ ईस्ट में क्या है, माउंटेन ही तो है, कोल्डर रीजन से आ रही तो ठंडी होगी नेचर में. ठीक है, डेज आर वार्म, दिन गर्म हो जाते हैं, एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन गर्म यानी हल्के गर्म लगते हैं और रातें हमें बहुत ठंडी लगती है. फ्रोस्ट इज कॉमन, पाला पड़ने लग जाता है. इन द नॉर्थ यानी उत्तरी भागों में देश के एंड द हायर स्लोप्स और ऊंचे जो इलाके होते हैं, ढलानी भाग जो होते हैं ऑफ द हिमालयास, हिमालय माउंटेन के, एक्सपीरियंस स्नोफॉल, वहाँ पर बर्फबारी होती है. कब की बात है ये, विंटर सीजन में. अब समर सीजन में क्या होता है इंडिया में, दीज मंथ्स एक्सपीरियंसिंग राइजिंग टेम्परेचर. इन दिनों में, इन महीनों में टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है. एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट. और भारत के उत्तरी इलाकों में एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है ना, वहाँ पर भी हवा गर्म होने लगती है. ठीक है, एयर प्रेशर कम होना मतलब हवा का गर्म होना. ठीक है, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री यानी भारत के उत्तरी भागों में लू चलती है. द मेन फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ. यानी ये जो मेन फीचर होता है इनका इन हॉट वेदर सीजन का, यानी गर्म मौसमी दशाएं जो हो जाती है भारत में हॉट समर सीजन में, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज मजबूती से चलने वाली, गस्टी हॉट गर्म ड्राई शुष्क हवाएं जो है, विंड्स जो है ब्लो करती है ना, चलती है ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय, ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत में. एंड इज नोन एज लू. और इस हॉट विंड को हम क्या बोलते हैं, इन हॉट विंड्स वेदर कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं. समर सीजन में जो इंडिया में चलती है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ओके, नाउ एडवांसिंग मानसून, ये रेनी सीजन
ओके। इन द एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। यानी अभी जो हो रहा है इसमें क्या होता है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा रेनी सीजन रेनफॉल जो है यानी बारिश होती है। फोर्थ है द पॉइंट्स कम अंडर एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून में क्या क्या होता है, मानसून हैज़ ब्रेक्स इन रेनफॉल थस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। मानसून जो है रेनफॉल में बदल जाती है और जो है पूरा जो है वेट यानी नमी और एंड ड्राई स्पेल्स और शुष्क जो है भागों में ये बढ़ जाती है। द अल्टरनेटिव्स ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी। और दो अलग अलग तरह के एरियाज क्रिएट होते हैं जिनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन कॉजिंग हैवी फ्लड ये अलग अलग होते हैं और जो है भारी माने बाढ़ आ जाती है इन वन पार्ट ऑफ द ड्रॉथ एंड ड्रॉथ इन द अदर्स। और दूसरे हिस्से में एक हिस्से में सूखा पड़ जाता है और एक हिस्से में जो है बाढ़ आ जाती है। इस तरह के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कब, एडवांसिंग मानसून में, यानी पूर्व बारिश के पहले जो बारिश होती है उसमें। माने एक एरिया तो ऐसा होता है जहाँ भारी बारिश हो जाती है, फ्लड भी आ सकती है, एक एरिया जो बिल्कुल सूखा ही रह जाता है। ये इसका फीचर है एडवांसिंग मानसून का, जो कि मानसून विंड्स के पहले ब्लो करती है। नाउ कोरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ट्रेड विंड्स होती है ये बदल जाती है, इनकी दिशाएं बदल जाती है। ठीक है, कैसे बदलती पड़ी है। एन अपेरेंट फोर्स, ये एक ऐसा अदृश्य फोर्स होता है जो हमें दिखाई तो नहीं होता है लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से यानी अर्थ के अपनी एक्सिस पर घूमने की वजह से उत्पन्न होता है। इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है यानी दिशा बदल देता है किसकी, हवाओं की टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ने उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है हवाओं की दिशा राइट में कर देता है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द दक्षिणी हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये जो है हवाओं को जो है क्या करता है, विंड्स को जो है क्या कर देता है, लेफ्ट में जो है ब्लो करने में, मतलब राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन, मतलब इक्वेटर, पहले तो आप ये समझिए कि पहले तो इक्वेटर होता है, इक्वेटर से जो है ये विंड जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, और जो है मतलब जैसे हवा चल रही है नॉर्थ पोल से जो है इक्वेटर की तरफ चल रही है, इधर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ चल रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जब पोल एरिया से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ हवाएं बहती हुई आ रही तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा कि ये विंड जो है अपनी दिशाएं बदलेगी, राइट जो है डायरेक्शन में अपने जो है राइट टर्न लेती है, इक्वेटर पर आकर जो है ये टर्न लेती है और किधर टर्न ले लेगी, राइट डायरेक्शन में टर्न ले लेगी जिधर से बह के आई। और जो है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड टर्न ले लेती है। ठीक है, दिस इज नोन एज फेरल्स लॉ, मैंने पहले आपको बताया। आप ऐसा समझिए इसको कि समझिए कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न अगर आपको समझ में ना कि किधर से हो तो इक्वेटर को आप इमेजिन कीजिए कि इक्वेटर अर्थ के बीचों बीच है और अगर हवा कोई हवा है पर्टिकुलर मान लीजिए वो नॉर्थ पोल से आ रही है और कोई साउथ पोल से आ रही है, तो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही तो वो सीधी सीधी आ रही। अब इक्वेटर पे आकर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो जो है ये हवाएं किधर बदलेगी, अब इक्वेटोरियल रीजन में जाने के बाद, पोल एरिया से इक्वेटोरियल रीजन में जाने के बाद जो है किधर टर्न हो जाती है, राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। जिधर से आई है ना उधर ही जाती है लेकिन दिशा कौन सी ले लेती है, अपनी राइट ले लेती है। और इसका उल्टा जो है सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स या फेरल्स लॉ। नाउ जेट स्ट्रीम्स क्या होती है पढ़ के आए हम। दीज आर अ नेरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में चलने वाली यानी एटमॉस्फेयर के सबसे निचले भाग में चलने वाली ऐसी हवाएं हैं जो 12,000 से भी ऊपर 12,000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं जो नेरो बेल्ट यानी सकरी पट्टी में बहती है, ओके, हाई एल्टीट्यूड पर बहती है। ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स होती है यानी मेडिटेरियन रीजन में ये ओरिजिनेट होती है, पश्चिमी दिशा से आती है भारत की, हम बोल सकते हैं। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर इन समर। एक घंटे में ये 110 किलोमीटर समर में बहती है। तो जो है कभी इनकी हवाएं जो है इनकी स्पीड विंटर में जो है 184 यानी 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, पर आवर हो जाती है। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स, कई तरह की जो है जेट स्ट्रीम जो है बहती हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लेटीट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। उनमें जो सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली या सबसे ज़्यादा जो अपना इफेक्ट डालती है वो है मिड लेटीट्यूड पर चलने वाली जेट स्ट्रीम्स,
मिड लेटीट्यूड क्या होंगे भाई, इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड और उधर 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, इधर साउथ में है, तो 0 से 90 का मिड लेटीट्यूड हो गया लगभग 35 से आप समझ लीजिए 60 के आसपास, ऐसा समझ लीजिए आपकी समझने के लिए, ठीक है। तो और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल रीजन के बाद कौन सा रीजन आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, तो इन एरियाज में ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है। आप नेट पर भी देख सकते हैं, इमेजेस आपको मिल जाएगी। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम रीड करके आए, अगेन रीड कर लीजिए आप। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर वेदर फिनोमिना, ये एक तरह की मौसमी घटनाएं होती है जो विंटर मंथ्स यानी सर्दी के दिनों में होती है, सर्दी के महीनों में होती है। ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन, जो कि पश्चिमी हवाओं के द्वारा भारत में उत्पन्न होती है, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है और भारत की तरफ आती है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, ये भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों को प्रभावित करती है, मतलब वहाँ के मौसम पर प्रभाव डालती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं भारत में, ठीक है। विषुवतीय साइक्लोन जो है भारत में आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं मानसून के साथ साथ, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में भी आते हैं, एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, और इनसे जो है भारत के तटीय इलाके, काफ़ी तटीय क्षेत्र जो है, समुद्री इलाके जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं, वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, और जो भी उसके बाद क्या होगा आप सब समझते हैं। हैव यू रीड और हियर्ड, क्या आपने पढ़ा और सुना है अबाउट द डिजास्टर्स कोस्ड बाय देम ऑन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट मेनी टाइम्स, अभी रिसेंटली जो है कुछ साइक्लोन्स आए थे, ओके। नाउ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, अगेन रीड। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड थ्रू द ऑफ लो, ब्रॉड ट्रफ यानी चौड़ी पट्टी होती, लाइन होती है, ऑफ लो प्रेशर यानी कम दबाव वाली हवा की, इन इक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स यानी इक्वेटोरियल रीजन के जो लेटीट्यूड है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय अक्षांशों पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय अक्षांशों पर, ये जो है एक तरीके की लो प्रेशर की हवाएं होती हैं, जिनको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ओके, लो प्रेशर की। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्स, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हवाएं जो आपस में बदल जाती हैं एक दूसरे में। दिस कन्वर्जेंस जोन्स लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ये वैसे तो इक्वेटर के पास में ये जोन होता है, ओके, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ में साउथ पोल की तरफ, ठीक है, तो ये अपने आप में इसका फोर्स या दबाव जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, सूरज के सनलाइट के अकॉर्डिंग जो है ये कम होने लगता है या बढ़ता आगे की तरफ जो है जाने लगता है। नाउ स्टूडेंट, अल नीनो क्या होता है हम रीड करके आए। इट इज़ द नेम, दिस इज द नेम given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current। इसमें क्या होता है, गर्म जलधारा ठंडी हवा जलधाराओं में बदल जाती है समुद्री पानी की, ओके। अल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेन की उस भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है द चिल्ड यानी ठंडा। इसमें क्या होता है, गर्म समुद्री जलधाराएं ठंडी समुद्री जलधाराओं में बदल जाती है, एंड रिफर्स टू द बेबी क्रिस्ट एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान ये करंट्स यानी ये समुद्री जलधाराएं चलना शुरू करती है। द प्रेजेंस ऑफ द अल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, इससे समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अल नीनो ये हवा का एक टाइप है, इसमें क्या होता है कि गर्म जलधाराएं जो है किस में बदल जाती है, टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म करंट ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरिवियन करंट, यानी ठंडी जलधाराएं जो है गर्म जलधाराओं में बदल जाती है अल नीनो की वजह से, ओके। नाउ द प्रेजेंस ऑफ द अल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, इससे समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, ओबियसली ठंडे से गर्म में बदल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और व्यापारिक पवनें जो है इस क्षेत्र में कमज़ोर हो जाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपने अच्छे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ग्रैब किया होगा। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा बना है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंथी, और हमें आगे सिलेबस को थोड़ा मूव कराना है, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लेंथी बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कन्विंस के अकॉर्डिंग इसको रीड आउट करिएगा। थैंक यू।
और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज में ड्रॉप बॉक्स में डाल